अच्छा, तो यू आर स्टार्टिंग विद November 22 पेपर 1 वेरिएंट 2। 45 मिनट का ये पेपर होता है, सही है। तो 45 मिनट का पेपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोकस लूज नहीं करना पेपर करते हुए। ऑल्दो 45 मिनट का पेपर है, फिर भी बच्चे को जल्दी हो जाता है, होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर आप 15 मिनट में पेपर करके बैठ जाओगे ना, उस फिर जो आधा घंटा बचा होगा, उस आधे घंटे में आप क्या करोगे, जो आपने सही भी करा हुआ होगा ना, ओवर थिंकिंग करके उनको गलत कर रहे होगे आप। ये होता है, मिटा के गलत कर रहे होते हैं। तो ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही से टाइम अलॉट करना है। सही है, जो आसान है उस पर कम ही टाइम देंगे, ज़ाहिर जो मुश्किल है उन पर ज़्यादा टाइम देंगे, वो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। ये मैं इन चीज़ों को मैं नहीं मानता कि इस पेपर पे इतने मिनट दो, इस सवाल पे इतने मिनट दो, ये फालतू बातें ही है। उस दिन समझ भी नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है, तो वो तो हो जाता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 45 मिनट्स में करना पेपर बड़ी बात नहीं है, सही है। बस मैक्सिमम मार्क्स लाना हमारा टारगेट है, सही है। तो एक एक करके ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ ये क्या कह रहा है, मतलब सुनते रहना फ्लो में। कुछ लिखना हो इंपॉर्टेंट तो लिख भी लेना। पहले MCQ कह रहा था, चाइनीज गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द लेवल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। एंड द नीड फॉर मोर रिसोर्सेज इन लो इनकम रीजन ऑफ द कंट्री। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो गरीबी से परेशान है, और वो बेसिकली क्या कर रही है, अपने ज्यादा रिसोर्सेज लो इनकम रीजन में उसको ऐसा फील आ रही है कि जरूरत है। As a result, it is increasing its expenditure on those regions and reducing in high income countries. तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को रीएलोकेट कर रही है। अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर को रीएलोकेट कर रही है। क्या कर रही है, रीएलोकेट। मतलब ये बेसिकली क्या कर रही है, ये हाई इनकम रीजन में से, ये हाई इनकम रीजन में अपनी स्पेंडिंग को कम कर रही है, और ये लो इनकम रीजन में अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा रही है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को देखती है कहाँ लगाना है, इकोनॉमिक एजेंट है ना गवर्नमेंट भी। तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती है। मार्केट फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस में डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, यहाँ पर कुछ हिंट भी नहीं दी हुई डिमांड एंड सप्लाई की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर आंसर है। स्पेशलाइजेशन का बिल्कुल भी इन लोगों ने कुछ जिक्र नहीं किया हुआ। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आप एक चीज के ऊपर फोकस करते हो और वही काम करते हो, सही है। तो यहाँ पर इसकी कोई हिंट नहीं थी। तो 1 का आंसर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी था, ये गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, सही है। फिर उसके बाद आपका MCQ नंबर 2, एन एयरलाइन नीड्स पीपल एंड इक्विपमेंट। ऑब्वियसली हर एयरलाइन को चाहिए पीपल एंड इक्विपमेंट। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है 4 तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये वो रिसोर्सेज होती हैं, ये इनपुट्स होती हैं जिनके बगैर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज एलोकेटेड टू इट्स करेक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो एयरक्राफ्ट इज अ कैपिटल, ए बिल्कुल सही आंसर है, सही है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। एयरलाइन ओनर्स लेबर नहीं होते, एयरलाइन ओनर्स जो है वो क्या होते हैं, एंटरप्राइज। ओनर्स आर एंटरप्राइज। कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉट लैंड, कंप्यूटर नेटवर्क इज कैपिटल। पायलट्स आर नॉट एंटरप्राइज, पायलट्स आर लेबर। तो 2 का आंसर क्या होगा, ए होगा। देखो इस लेवल पे जाके आप गलत ऑप्शन भी देखोगे कि ये क्यों गलत है, फिर जाके आपका सही ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ज्यादा लॉक हो जाएगा, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, सही है। अच्छा, कुछ MCQ ऐसे भी होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से भी करने पड़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखाऊंगा, अगर कोई ऐसा MCQ यहाँ पर आता है ना, तो मैं बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा उसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अ नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर टी एंड कॉफी। तो सही है, ये एक तरफ टी है, दूसरी तरफ कॉफी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ी सी बेसिक यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। PPC के जो, आपको अगर PPC का कॉन्सेप्ट याद हो, जो ऑन द PPC वाले पॉइंट्स होते हैं, ये जो ऑन द PPC वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे कौन से पॉइंट्स होते थे, ये वो पॉइंट्स होते थे जिनमें बेसिकली हम अपनी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अटेनेबल है, सही है, फुली एफिशिएंट इकोनॉमी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब आप इनसाइड द PPC ऑपरेट करते हो, आप इनसाइड द PPC ऑपरेट करते हो और आप मैक्सिमम आउटपुट पे नहीं होते, जब आप इनसाइड द PPC ऑपरेट करते हो, ये दो जो पॉइंट्स है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स हैं, सही है। जब आप इनसाइड द PPC ऑपरेट करते हो और मैक्सिमम आउटपुट पे ऑपरेट नहीं करते, पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं करते, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट करता है। जब आप ऑन द PPC ऑपरेट करते हो तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट करता है। और ये वो कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी औकात से बाहर है, तो इट इज अनअटेनेबल विद द गिवन रिसोर्सेज। सवाल में से ये बोला हुआ है, विच कॉम्बिनेशंस ऑफ टी एंड कॉफी वुड द इकोनॉमी करंटली प्रोड्यूस, कुड द इकोनॉमी करंटली प्रोड्यूस। मतलब इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कौन से कॉम्बिनेशन है जो फिलहाल मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं विद द गिवन रिसोर्सेज।
इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं अभी प्रोड्यूस कर सकता हूं विद द गिवन रिसोर्सेज? तो अगर मैं आपको बताऊं तो विद द गिवन रिसोर्सेज में वो कॉम्बिनेशन अभी प्रोड्यूस कर सकता हूं जो ऑन द पीपीसी है, और मैं वो कॉम्बिनेशन अचीव कर सकता हूं जो कि इनसाइड द पीपीसी है, क्योंकि जो आउटसाइड द पीपीसी वाले पॉइंट्स हैं उनको मैं विद द गिवन रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब मैं ये भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं। ये ऐसा वाहिद कॉम्बिनेशन है जो विद द गिवन रिसोर्सेज मेरे लिए अनअटेनेबल है। तो ये वाला हम नहीं कर सकते। तो इसने बोला था ऐसा कौन सा जो आप कर सकते हो, तो कौन कौन से कर सकते हैं? यू, वी, एक्स और वाई। तो यू, वी और एक्स और वाई का ऑप्शन ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। सही है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है ये वाला मसला? हाँ, जी इज ऑल्सो अनअटेनेबल, बिल्कुल जी इज ऑल्सो अनअटेनेबल, ये तो देखा ही नहीं मैं। जी भी अनअटेनेबल, क्योंकि ये भी देखो पीपीसी के बाहर ही है ना। बाउंड्री से अगर बाहर निकल गया ना तुम बाउंड्री पे गए तो बस खत्म कहानी। सही है। सही है। ये खाली कॉम्बिनेशन है, यू एक कॉम्बिनेशन है, वी एक कॉम्बिनेशन है, एक्स एक कॉम्बिनेशन है, वाई एक कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे वो कॉम्बिनेशन हैं जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ऑन द पीपीसी और इन द इनसाइड द पीपीसी वाले सारे कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हो। पर ये डब्ल्यू अनअटेनेबल है, मतलब मेरी औकात से बाहर है। विद द गिवन रिसोर्सेज मैं इस कॉम्बिनेशन पे ऑपरेट कर ही नहीं सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस बाउंड्री के बाहर जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है, बस ये पोटेंशियल है मेरा। सही है, तो 3 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी? तो मार्केट इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर मिलेगा। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर देयर इज मिनिमम टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मार्केट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जहां पर आपको प्राइस मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ये वो इकोनॉमी है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। सही है। तो डिसएडवांटेज पूछ रहा है, सही है, डिसएडवांटेज, व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी? कंज्यूमर चॉइस इज इग्नोर्ड। कंज्यूमर की चॉइस क्या मार्केट इकोनॉमी में इग्नोर होती है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। हमेशा याद रखना, मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर की चॉइस उल्टा ज्यादा कंसिडर की जाती है। कंज्यूमर्स आर सोवरेन इन अ मार्केट इकोनॉमी। सारी पावर जो मार्केट की होती है ना वो कंज्यूमर के हाथ में होती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। कंज्यूमर्स में लैक इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है मार्केट इकोनॉमी का। और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लीड करता है टू मार्केट फेलियर, जिसकी वजह से वही मेरिट गुड के मसले, डीमेरिट गुड के मसले, फिर कंजम्पशन हम उल्टी सीधी चीजों की कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन खत्म कौन करती है? गवर्नमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होती तो मार्केट फेल होती है। सही है। गवर्नमेंट सब्सिडीज, क्या एक मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट सब्सिडीज हो सकती है? नहीं हो सकती। मार्केट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट ही नहीं होती। देयर इज नो इंसेंटिव टू वर्क, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उल्टा देयर इज इंसेंटिव। क्यों इंसेंटिव है? क्योंकि अगर आपको पता हो मार्केट इकोनॉमी में हर कोई बंदा काम कर रहा होता है प्रॉफिट मोटिव पे, तो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव दुनिया का प्रॉफिट ही है। प्राइवेट सेक्टर पे हर प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है और दुनिया का सबसे बड़ा इंसेंटिव पैसा होता है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो यहाँ पर बी होगा, क्योंकि कंज्यूमर की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फेलियर आ जाता है। सही है। नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड, डीमेरिट गुड की कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, मेरिट गुड की अंडर कंजम्पशन, फिर एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट के मसले आ जाते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट हम रियलाइज नहीं कर रहे होते, एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा होता है। तो ये सारे इशूज। वर्कर्स आर अवॉर्डेड अ पे राइज। सही है, वर्कर्स के पैसे बढ़ा दिए, बट डू नॉट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, वर्कर्स के पैसे बढ़ा दिए पर वर्कर्स ने अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाया। वर्कर्स डू नॉट बाय द प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। सही है। हाउ वुड दिस चेंज बी शोन ऑन अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम फॉर द प्रोडक्ट? अच्छा भाई, अच्छा अगर आप नोटिस करो एक चीज, मुझे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए मैं इंडिविजुअली डिमांड का और सप्लाई का, ठीक है। इसने बोला वर्कर्स के पैसे बढ़ा दिए पर उन्होंने प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई। तो जब वर्कर्स के पैसे बढ़ा देंगे और वर्कर्स प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो क्या बिजनेस की कॉस्ट बढ़नी चाहिए? क्या बिजनेस की कॉस्ट बढ़नी चाहिए? और जब बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी तो बिजनेस की सप्लाई क्या होगी? कम। बिजनेस की सप्लाई क्या होगी? कम होगी। तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा? उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, लेफ्ट या राइट? सप्लाई कर्व किधर जाएगा? देखो डिमांड पे तो अफेक्ट ही नहीं आ रहा, पहली बात सप्लाई पे अफेक्ट आ रहा है, तो आपका सप्लाई कर्व जाएगा लेफ्ट पे। तो 5 का आंसर होगा सी, डी तो नहीं हो सकता।
सही है, कोई मसला? तो पे राइज है बट दे डू नॉट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इससे डायरेक्ट इफेक्ट आपका आ रहा है कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ रही है। सही है। डिमांड वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्कर्स की जब पे राइज होती है ना, तो डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, पर कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स अपनी प्राइस भी बढ़ा देते हैं अक्सर। तो फिर बेस्ट आंसर जहाँ पर जो है ना, बेस्ट आंसर यहाँ पर सी है। अगर हम नोटिस करें तो बेस्ट आंसर जो यहाँ पर मैच कर रहा है ना, वो सी वाला कर रहा है। सही है। कभी कभार आपको बेस्ट ऑप्शन भी देखना पड़ता है जो बिल्कुल ऑब्वियस हो, तो बिल्कुल ऑब्वियस वाला यहाँ पर कौन सा है? तो ये पॉइंट है सारा। क्लियर है। बेटे थोड़ा लॉजिकली सोचो। जब वर्कर के मैं पैसे बढ़ा दूंगा, वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा, तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी ना भाई। मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में मैं उतना प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगा जितना मैं पहले बना रहा था, तो प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो जाएगी। खत्म कहानी। इतना ओवर थिंकिंग नहीं करते बेटा, ये तो बर्बादी हो जाएगी पेपर में। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू, ये अब इतना भी नहीं करो। द डायग्राम्स शो चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस। विच डायग्राम शो द शॉर्टेज एट प्राइस पी। अच्छा, शॉर्टेज का सीन क्या होता है? शॉर्टेज का सीन ऐसा होता है कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड, तो शॉर्टेज होगी, ऐसा ही है। तो देखो अब कौन, एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये प्राइस पी है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, ये एक ही बार में समझाऊंगा मैं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखो ये इक्विलिब्रियम है, ऐसा ही है, ये इक्विलिब्रियम है, तो इस वाली क्वांटिटी पे क्यूएस और क्यूडी क्या है, इक्वल है, कोई मसला? यहाँ देख लो, इस वाली क्वांटिटी पे क्यूएस और क्यूडी क्या है, इक्वल है। पर जैसे ही डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड किधर आ गई है? अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड आ गई है आगे। तो आप एक चीज अब यहाँ पर नोटिस करो, इनिशियली मार्केट वाज एट इक्विलिब्रियम, क्यूएस एंड क्यूडी वाज इक्वल, पर जैसे ही डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो मेरा क्यूडी आ गया। तो ये शॉर्टेज है या नहीं है? सिंपल सा सवाल है मेरा, ये शॉर्टेज है या नहीं है? इसको मैं क्यूडी वन कर देता हूँ, चलो आपके लिए और आसान कर देता हूँ चीज को। तो ये शॉर्टेज है या नहीं है? खाली इतना बता दो। सही है, तो इसका आंसर यही है। सही है, इसका आंसर ये है। मैं आपको बाकी ऑप्शन अब दिखाता हूँ, आप खुद बोलोगे कि यही आंसर है। सही है, अब जरा देखो। अच्छा, ऑप्शन बी देखो जरा। बिल्कुल, ऑप्शन बी देखो। ऑप्शन बी में प्राइस पी है, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी कौन सी है, Q1। अच्छा, ओरिजिनल क्वांटिटी भी क्या इक्विलिब्रियम है? बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, क्यूएस और क्यूडी इक्वल है, ऐसा ही है। ओरिजिनल क्वांटिटी पे क्यूएस और क्यूडी इक्वल ही है, ऐसा ही है। अब आप नोटिस करो, जब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड आगे आ गई। क्वांटिटी सप्लाइड आगे तो उसको मैंने क्यूएस वन कर दिया। ये क्या है? ये सरप्लस है। क्यूएस क्यूडी से आगे निकल गया, तो ये देखो सरप्लस हो गया। क्लियर है। तो ये तो आंसर नहीं होगा, हमसे शॉर्टेज पूछा है। हमसे इसने क्वेश्चन में शॉर्टेज पूछा है। अच्छा, फिर ये देख लो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? ऑप्शन सी में आप नोटिस करो कि इक्विलिब्रियम से मैं कभी हटा ही नहीं हूँ। इक्विलिब्रियम से मैं कभी हटा ही नहीं हूँ, तो यहाँ पर तो ना शॉर्टेज है ना सरप्लस है। सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, फिर ऑप्शन डी देखो, ये जरा टेक्निकल है। ये जरा टेक्निकल है, इसमें दो इक्विलिब्रियम है। ये देखो, पहले S1 और D1 को देख लो। देखो, ये S1 है, ये D1 है। मुझे बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम है या नहीं है? क्या ये इक्विलिब्रियम है? क्या यहाँ पर QS और QD इक्वल है? S1 और D1 इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। अच्छा, फिर आप देखो मार्केट में चेंज आया। अच्छा, मार्केट में चेंज आया तो S2 आगे आ गया, D2 यहाँ पर आ गया। अभी भी तुम एक चीज नोटिस कर लो, क्या मार्केट अभी भी इक्विलिब्रियम पे है? क्या मार्केट अभी भी इक्विलिब्रियम पे है? क्या ऐसा कुछ हुआ है कि डिमांड आगे चली गया या सप्लाई पीछे चली गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट अभी भी इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। समझ आया? पहले भी इक्विलिब्रियम भी थी, अब भी इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर मैं जूम आउट करूँ तो ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में हमें शॉर्टेज शो हो रही है। ठीक है, तो इस लेवल पे जाके आपको डिटेल में एक एक ऑप्शन देखना है, ताकि आप गलत करो ही ना।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मोनस बेटा बहुत तरीके हैं, पर ये सबसे सिंपल तरीका जो मैंने बताया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो ये तो यार, इफ द रिस्पॉन्सिवनेस इज क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम, बिल्कुल गलत। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गलत। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द प्राइस, तो सी आंसर होगा इसका। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तो बड़ा ही वाहियात सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी होगा। ठीक है, इसमें कुछ सोचने का नहीं है खास, तो टाइम भी नहीं लगा रहा मैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, टू रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन। अच्छा, ट्रैफिक कंजेशन की एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट, इस लेवल पे आपको रिवाइज होना चाहिए। ट्रैफिक कंजेशन की एक्सटर्नल कॉस्ट या एक्सटर्नल बेनिफिट। और एक्सटर्नल कॉस्ट क्यों होती थी ट्रैफिक कंजेशन? ट्रैफिक कंजेशन इसलिए एक्सटर्नल कॉस्ट होती थी क्योंकि इसकी वजह से लोगों की जर्नी डिलेज होती थी। सही है, लोगों की जर्नी डिलेज होती, थर्ड पार्टी कॉस्ट है, मुझे एक जगह पहुंचना है, मैं लेट पहुंचूंगा। सही है, इस वजह से। अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू बिल्ड अ न्यू रोड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ट्रैफिक कंजेशन की वजह से एक नई रोड बना देते हैं, क्योंकि मार्केट फेलियर इन दी एंड एलिमिनेट कौन करती है? गवर्नमेंट ही करती है ना, क्योंकि एक्सटर्नैलिटी इज अ मार्केट फेलियर। देयर इज अ टूल चार्ज ऑन द न्यू रोड। सही है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन? मतलब क्या मेन पर्पस है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का? ट्रैफिक कंजेशन एक्सटर्नैलिटी है, ट्रैफिक कंजेशन एक्सटर्नैलिटी है, एक्सटर्नैलिटी इज अ मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटी इज अ मार्केट फेलियर। तो क्या मकसद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का? क्या मकसद है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का? टू एड्रेस द मार्केट फेलियर, टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल गलत। एज अ गवर्नमेंट आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे। टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द फ्री मार्केट, गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करना चाहेगी। अगेन, टू ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम द लेवी ऑफ अ टूल, अगेन वही बात है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कुछ और है। गवर्नमेंट ने टूल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें टैक्स रेवेन्यू कमाना है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर टूल लगाया इसलिए है क्योंकि रोड बनाई है, और रोड बनाने के पीछे मकसद क्या था? ट्रैफिक कंजेशन। मकसद ये नहीं था टैक्स रेवेन्यू कमाना। तो ये मोटिव पे भी डिपेंड करता है, मोटिव ये था ही नहीं। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ए, सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन का मसला था, ऐसा नहीं था कि टैक्स भी कमाना है, वरना लिख के देता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशंस कैन डायरेक्टली फंड द ग्रोथ ऑफ फर्म्स? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्टली एक फर्म की ग्रोथ को फंड कर सकती हैं? मुझे बताओ, क्या एक फर्म का कभी भी सेंट्रल बैंक से कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्टैक्ट हो सकता है? क्या हम अपने पैसे सेंट्रल बैंक में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। अब सेंट्रल बैंक हमारी बैंक नहीं है, तो हमारी ग्रोथ को फंड नहीं कर सकती। सही है, हमारी ग्रोथ को फंड वो नहीं कर सकती। सही है, तो रोहिल बेटा मैंने रोका ही नहीं है। सही है, तो सेंट्रल बैंक को पहले आप यहाँ पर कट कर दो। सही है, सेंट्रल बैंक को यहाँ पर आप पहले कट कर दो। सही है, तो सेंट्रल बैंक को यहाँ पर आपने पहले कर दिया कट, कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट फंड ग्रोथ ऑफ फर्म। कमर्शियल बैंक हमारी ग्रोथ को फंड कर सकती है, गवर्नमेंट भी हमारी ग्रोथ को फंड कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे करेगी? सब्सिडीज के थ्रू या बेनिफिट्स के थ्रू। कमर्शियल बैंक कैसे करेगी? लोन देके करेगी। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? तो नो, यस एंड यस, इसका आंसर होगा बी। सही है? नहीं नहीं रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, गलत फहमी है उसको। क्वेश्चन नंबर 10, विच एडवांटेज, सही है, विच एडवांटेज डू कॉइन्स हैव दैट मेक्स देम मोर सूटेबल देन पेपर बैंक नोट्स? अच्छा, कॉइन और बैंक नोट्स का ये फर्क पूछ रहा है, और पूछ रहा है कॉइन का ऐसा क्या बेनिफिट है बैंक नोट्स के ऊपर। तो क्या बेनिफिट है कॉइन का? कॉइन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बैंक नोट्स के ऊपर? कि बैंक नोट फट जाती है, कॉइन फटते नहीं है, ऐसा सीन है। देखिए, ड्यूरेबल है, ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा टाइम तक किसको रख सकते हो आप? कॉइन को रख सकते हो। डिविजिबल दोनों होते हैं, ड्यूरेबल ज्यादा कॉइन होता है, ड्यूरेबल ज्यादा कॉइन होता है। सही है, ना पानी की टेंशन ना फटने की टेंशन। दोनों पोर्टेबल है, जेब में रख सकते हो, दोनों रिकॉग्नाइजेबल है, कहीं भी चला दो, 1 रुपए का नोट दे दो या 1 रुपए का सिक्का दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, तो 10 का आंसर डी है।
ड्यूरेबिलिटी की जहाँ पर बात आती है ना, वहां पर कॉइन्स का एक अपर हैंड होता है बैंक नोट्स के ऊपर, सही है। तो 10 का आंसर विल बी बी। क्लियर है, कोई मसला? अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स इज करेक्ट, सही है। हाई इनकम ग्रुप्स डू नॉट नीड टू बोरो मनी। नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी बात नहीं है ये कि हाई इनकम ग्रुप्स को पैसे बोरो करने की जरूरत नहीं होती, बॉन्ड्स अनलिमिटेड होती हैं, सही है, वो कुछ भी बोरो करके खरीद सकते हैं। हाई इनकम ग्रुप्स सेव लेस मनी देन लो इनकम ग्रुप्स, ये गलत है, दे सेव मोर मनी। हाई इनकम जो होते हैं ना, वो ज्यादा पैसे सेव करते हैं क्योंकि उनका पैसा ज्यादा होता है। लो इनकम ग्रुप्स फाइंड इट इजियर टू बोरो मनी देन हाई इनकम ग्रुप्स, बिल्कुल गलत। लो इनकम ग्रुप्स हो गए या लो बिजनेस हो गए या स्मॉल बिजनेस हो गए, उनको लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि वो लोग कुछ शो नहीं कर पाते। देखो, आपको लोन आसानी से सिर्फ उसी केस में मिल सकता है जब आपके पास थोड़ी बैक हो, मतलब सामने वाला जो आपको पैसे दे रहा है, जब तक उसको भरोसा ही नहीं आएगा कि यार ये पैसे मेरे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, तो जब आपके पास पीछे कुछ बैक होती है, थोड़ा बहुत पैसा होता है ना, तो आपके लिए लोन लेना आसान है, या आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लोन लेना आसान है। क्योंकि देखो, हमने इकोनॉमी जो स्केल में पढ़ा था कि एक लार्ज बिजनेस को आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि जाहिर है उसको बैंक को पता है कि ये लौटा देगा, सही है। तो इसका देखो एलिमिनेशन मेथड हो गया, अब आंसर यहाँ पर डी होगा, कुछ भी हो जाए। लो इनकम ग्रुप सेव अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम देन हाई इनकम ग्रुप्स, ये बिल्कुल सही है, सही है। तो ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कि लो इनकम ग्रुप्स के पास इतना पैसा ही नहीं बचता कि वो लोग पैसा सेव करें एज कम्पेयर टू हाई इनकम ग्रुप्स। तो 11 का आंसर डी होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, उनके पास एंड में बचता बहुत कम है, तो अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा ये लोग सेव करते हैं। ऑन दी अदर एंड हाई इनकम जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा सेव कर लेते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। बहुत आसान है, जनरल नॉलेज वाला एमसीक्यू था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है a musician has a choice of playing for an orchestra in either Germany or England, सही है, क्लियर है। Which combination of incomes and cost of living is most likely to cause her to choose the German orchestra? अच्छा, कह रहा है ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्स होगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा जो उसको लीड करेगा टू चूजिंग जर्मन ऑर्केस्ट्रा। देखो, पहली बात तो ये कि इन दी एंड मुझे बस पैसा ज्यादा चाहिए, सही। अगर मैं सेलेक्ट भी करता हूँ ना इन सारी चीजों में से, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, तो घूम फिर के मुझे पैसा ढूंढना है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है प्री टैक्स इनकम। तो प्री टैक्स इनकम बच्चा छूटते साथ क्या बोलता है? हायर होनी चाहिए, सही है। प्री टैक्स इनकम, तो फिर कोई और इशू होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, सही है। प्री टैक्स इनकम छूटते साथ एक ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ पर हो जाता है, और वो हमेशा यही होता है कि प्री टैक्स इनकम हायर होनी चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आपका मेन जो यहाँ पर गेम होता है ना, वो होता है आफ्टर टैक्स की इनकम। देखो, पहली बात एक चीज क्लियर है कि आफ्टर टैक्स इनकम शुड बी हायर। एक बात क्लियर है कि आफ्टर टैक्स इनकम शुड बी हायर, आप हमेशा चाहोगे कि आपकी आफ्टर टैक्स इनकम हायर हो, क्लियर है। तो पहली बात तो ये है, इस पे क्वेश्चन मार्क होता है, पर मैं बता रहा हूं इसके बारे में। आफ्टर टैक्स इनकम शुड बी हायर, पहली चीज। कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड बी लोअर, कॉस्ट ऑफ लिविंग शुड बी लोअर। तो क्या आंसर बन रहा है हमारा? क्या आंसर बन रहा है हमारा? अगर मैं प्री टैक्स ग्रॉस इनकम को देखूं ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पर बोलोगे सर बिफोर टैक्स इनकम कम क्यों होनी चाहिए? अब आप खुद सोचो, एक बंदा है जिसकी बिफोर टैक्स इनकम लोअर है और आफ्टर टैक्स इनकम हायर है, तो क्या उसको वाकई टैक्स देना पड़ रहा है या उसको बेनिफिट्स मिलना है? क्या उसको वाकई टैक्स देना पड़ रहा है या उल्टा उसको बेनिफिट्स मिलने हैं सामने से? खुद सोचो ना, ये उसको बेनिफिट्स मिलने हैं, ये टैक्स तो दे ही नहीं रहा है। आफ्टर टैक्स इनकम आपकी हायर कैसे हो सकती है जब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं? समझ आया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। तो पहले इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, और फिर उसके बाद इस पे आओगे, क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर लाजमी गलत होगा, क्योंकि तुम छूटते साथ इसको हायर कर देते, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है, सही है। तो 12 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट टू हेल्प द इकोनॉमी आउट ऑफ अ रिसेशन। तो ये कौन सी पॉलिसी है? रिसेशन से निकलने के लिए जब हम इंटरेस्ट रेट को कम करते थे, तो ये कौन सी पॉलिसी होती थी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती थी, ठीक है। ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती थी।
How is this decrease in interest rate most likely to affect the levels of saving and borrowing from the country's commercial bank? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि भाई एक सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कर दिया कम। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट की दो डेफिनेशन होती हैं। एक डेफिनेशन जो इंटरेस्ट रेट की होती है वो होती है रिटर्न ऑन सेविंग। दूसरी जो डेफिनेशन इंटरेस्ट रेट की होती है वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब मुझे यहाँ पर आप एक सिंपल सी चीज बताओ, रिटर्न ऑन सेविंग यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जाहिर सी बात है बैंक में पैसा डालोगे सूद कम मिलेगा, सूद कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है सेव भी कम करोगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर बोरो ज्यादा करोगे क्योंकि लोन लेने पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सेव कम करोगे बोरो ज्यादा करोगे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेविंग विल डिक्रीज बट बोरोइंग विल इंक्रीज। तो यहाँ पर आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी। इसमें तो समझाने का इतना कोई खास है नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 14, विच अफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्पेशलाइजेशन बाय फर्म्स। इसका मतलब फर्म जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही है और उसी को बनाई जा रही है। तो विच अफेक्ट ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन बाय फर्म्स एंड वर्कर्स इज मोस्ट लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर एन इकोनॉमी। कह रहा है कि इंक्रीज स्पेशलाइजेशन बाय फर्म्स एंड वर्कर्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्पेशलाइजेशन का डिसएडवांटेज एक तरह से इकोनॉमी के लिए जो नुकसानदेह होगा। अब यहाँ पर ये वाला एमसीक्यू जो है ना, इसमें हम एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। क्या बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी इकोनॉमी के लिए मसला है, प्रॉब्लम बोला है इसने, प्रॉब्लम। तो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस, ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप कंफ्यूज हो गए, इसको मैंने डैश कर दिया। हायर प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी के लिए नुकसान नहीं है, अगेन। इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन तो गवर्नमेंट का ख्वाब होता है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से आंसर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है। ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये होता है जब मार्केट में कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और हम मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा चले जाते हैं। कभी कभार मार्केट की डिपेंडेंसी लीड करती है टू मार्केट फेलियर। तो ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर के इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं आपस में, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सही है। कंज्यूमर जो बोल रहा है प्रोड्यूसर दे रहा है, प्रोड्यूसर उसके हिसाब से बना रहा है। जब इतना सारा होना शुरू हो जाता है ना तो यहीं से मार्केट फेलियर शुरू होता है। तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के लिए ये एक प्रॉब्लम है। अब आप खुद सोचो, ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो कि एलिमिनेशन मैट्रिक्स से होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत है तो एक सही होगा। इस तरीके से किया है मैंने भी। ये तो 14 का आंसर किया है, बी है। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं जो मैंने अभी कराया ये। अब पेपर में तुम्हें अगर नहीं भी बताना ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस क्या है, तुम फिर भी बी चूज करके आओगे। सही है। क्वेश्चन 15, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन कंपेयरिंग स्मॉल फर्म्स विद लार्ज फर्म्स। ठीक है भाई, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जब आप कंपेयर करते हो छोटी फर्म्स को लार्ज फर्म्स के साथ। स्मॉल फर्म्स आर मोर एबल टू अडेप्ट टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या स्मॉल फर्म के लिए अडेप्ट करना मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मुश्किल होता है या आसान होता है। क्या स्मॉल फर्म्स के लिए अडेप्ट करना टू चेंजेस इन मार्केट कंडीशन मुश्किल होता है या आसान होता है, आसान होता है, आसान होता है भाई। 15 का आंसर ये होगा, आसान होता है। क्योंकि स्मॉल फर्म्स फ्लेक्सिबल होती हैं एज कम्पेयर टू लार्ज फर्म्स। स्मॉल फर्म्स पर्सनलाइज सर्विस पहले ही दे रही होती हैं, तो ये हमेशा कोशिश करती हैं कि हम कंज्यूमर को सबसे पहले केटर करें, हम कंज्यूमर को सबसे पहले केटर करें। लार्ज फर्म्स मशीन्स पे काम कर रही होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड काम कर रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है टू एडजस्ट टू मार्केट कंडीशंस। वो एकदम से प्रोडक्शन लाइन चेंज नहीं कर सकते। तो छोटे फर्म का इदारा यही है भाई, और छोटे इदारे का फायदा ही यही है। सही है। स्मॉल फर्म्स आर मोर एबल टू रिड्यूस कंपटीशन थ्रू बैरियर्स टू एंट्री। भाई बैरियर्स टू एंट्री के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पेटेंट्स बनाने पड़ते हैं, बड़ा आउटपुट बना के इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना पड़ता है। ये सब हरकतें करनी पड़ती हैं तब जाके तुम्हें बैरियर्स टू एंट्री बनते हैं। स्मॉल फर्म की औकात से बाहर है बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करना। स्मॉल फर्म कंपटीशन कम नहीं कर सकती, लार्ज फर्म करता है। स्मॉल फर्म बेनिफिट फ्रॉम लोअर कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये स्केल का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये स्केल का मतलब ही लार्ज स्केल होता है। एक स्मॉल फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो ही नहीं सकते, एक स्मॉल फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो ही नहीं सकते। इकोनॉमीज ऑफ स्केल सिर्फ अकर करते हैं इन द लॉन्ग रन, और स्मॉल फर्म तो शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है। स्मॉल फर्म तो शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करती है। सही है। और लॉन्ग रन में लार्ज फर्म एग्जिस्ट करती हैं। और आखिरी ऑप्शन कह रहे हैं स्मॉल फर्म है हायर टोटल फिक्स कॉस्ट एंड लोअर एवरेज फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल गलत, स्मॉल फर्म की फिक्स कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू अ लार्ज फर्म। ठीक है।
तो 15 का आंसर यहाँ पर होगा ए, जो कि मेरे हिसाब से एक आसान एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 16, विच पेयर इज इंक्लूडेड इन अ गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट के बजट में क्या होता है, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट का बजट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बेसिकली, माइनस गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अच्छा गवर्नमेंट का रेवेन्यू नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नॉर्मली होता है टैक्स रेवेन्यू, सही है। कंजम्पशन एंड फैक्टर इनकम नहीं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या नेट एक्सपोर्ट है, ये तो नेट एक्सपोर्ट वाला सिनेरियो है, तो ये भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स, ये भी नहीं होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, टैक्स रेवेन्यू, देखो दोनों बजट का पार्ट है। तो विच पेयर इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट बजट, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट। क्लियर है कोई मसला। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर 17, द टेबल शोज the rate of income tax paid at a different income levels। ठीक है भाई, what describes this type of tax। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो मैं पे कर रहा हूँ वो बढ़ता जा रहा है, तो कौन सा टैक्स है ये। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है, द प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स आई एम पेइंग इज इंक्रीजिंग। पहले इनकम का 20% दे रहा था, अब इनकम का 30% दे रहा हूँ, पहले इनकम का 40% दे रहा हूँ, तो कौन सा टेस्ट है ये। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, मेरी इनकम का बड़ा बड़ा हिस्सा जा रहा होता है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। ये कौन सा टैक्सेशन होता है, इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते थे, याद है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो गुडिया सर्विस पे लगता है पहली बात, तो ये तो इनकम टैक्स है ना, इस सवाल में तो इनकम टैक्स है, तो ये तो तुम हटा दो, इनडायरेक्ट तो हटा दो। प्रोपोर्शनल टैक्स तो वो होता था जिसमें जब तुम्हारी इनकम बढ़े या गिरे, ये जो टैक्स का परसेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम होता है ना, ये अनचेंज रहता है, इसको उसको कोई फर्क ही नहीं आता। और रिग्रेसिव टैक्स का ऐसा सीन होता था कि अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है ना, तो तुम पे टैक्स का बर्डन कम होगा। और आपको याद होगा हमने ग्राफ भी बनाया था इसके अकॉर्डिंगली। हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा था टैक्स ऑफ परसेंट, और फिर हमने यहाँ पर लिखा था इनकम। ये टैक्स परसेंट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इट इज बेसिकली टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब इनकम बढ़े और टैक्स का प्रोपोर्शन भी बढ़े, तो ये कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव। जब इनकम बढ़े और टैक्स का प्रोपोर्शन कम हो, तो ये कौन सा टैक्स है, रिग्रेसिव। और जब इनकम बढ़े, सही है, जब इनकम बढ़े और टैक्स का प्रोपोर्शन सेम रहे, तो फिर वो कौन सा टैक्स होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मसला बिल्कुल। तो क्वेश्चन 17 का आंसर यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन 18, अ सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट। ठीक है भाई, व्हाट वुड नॉट बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एक्शन। तो पहले तो देख लेते हैं ना इंटरेस्ट रेट के गिनने से होता क्या गया, सारी पॉसिबल चीजें लिख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर क्या पता होनी चाहिए, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑन सेविंग जो है वो पहले के मुकाबले में कम होता है, जिसकी वजह से सेविंग कम होती है, जिसकी वजह से स्पेंडिंग जो है वो बढ़ती है और कंजम्पशन बढ़ जाती है, और उस कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से एडी बढ़ जाता है। ये पहली चेन है। दूसरी चेन ये होती है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो पहले के मुकाबले में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है ना वो कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है तो जाहिर सी बात है आप बोरो ज्यादा करते हो, तो कंज्यूमर भी ज्यादा बोरो करती हैं, फर्म्स भी ज्यादा बोरो करती हैं, सही है, जिसकी वजह से अगेन आपका एडी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो एक्सचेंज रेट भी कम होता है, आपको याद है ये चीज। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बाहर वाला आपकी कंट्री में आके सेफ नहीं करेगा, आपकी डिमांड फॉर करेंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, हॉट मनी फ्लोस आपकी कंट्री में नहीं आएंगे, और एक्सचेंज रेट आपका कम हो जाएगा, तो फिर वही आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस के ऊपर इफेक्ट आता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सवाल में इसने बोला हुआ है व्हाट वुड नॉट बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस एक्शन, अ बेनिफिट फॉर बोरोवर्स रिसीविंग लोन्स। क्या बेनिफिट है बोरोवर के लिए रिसीविंग लोन्स, बिल्कुल बेनिफिट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, नॉट बोला है, नॉट, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। अ फॉल इन द इंटरनेशनल वैल्यू ऑफ करेंसी, बिल्कुल हो रहा है, करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। रिडक्शन इन इन्फ्लेशन, नहीं, एडी बढ़ रहा है, ये डिमांड साइड पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है ये। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का तो काम ही ये होता है कि एडी को बढ़ाना है, तो ये तो उल्टा मामला खराब करेगा भाई, तो इन्फ्लेशन तो रिड्यूस नहीं होगा, सी आंसर है, नॉट बोला है।
एन इंक्रीज इन जीडीपी, एडी बढ़ेगा, मुल्क का आउटपुट बढ़ेगा, मुल्क में प्रोडक्शन होगी तो जीडीपी तो लाजमी तौर पे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये भी सही ऑप्शन है। सही है। गलत ऑप्शन सिर्फ सी था और मुझे वही ढूंढना था। तो ये नॉट लाजमी तौर पे पढ़ लिया करो। 18 का आंसर सी है। इन्फ्लेशन रिड्यूस नहीं होगी, इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ेगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 19, ये जरा समझ लेना गौर से, ये वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। सही है। द डायग्राम शोज अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ओवर अ 5 year पीरियड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होती है? बेसिकली एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी, और ये परसेंटेज की बात कर रहा है तो रेट इसने लिखा हुआ है। सही है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम। तो ऐसी क्या चीज है जो डायग्राम से कंक्लूड हो सकती है? तो ये इसने मुझे रेट दिया हुआ है। अच्छा, रेट आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है। ठीक है। तो पॉजिटिव एरिया में रियल जीडीपी बढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। देखो हमेशा याद रखना, जब तक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, अब अगर मैं कहता हूं ग्रोथ पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रेट बढ़ने का मतलब है कि जीडीपी इज राइजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव रेट कम हो रहा है तो जीडीपी इज स्टिल राइजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अगर पॉजिटिव रेट कांस्टेंट हो जाए तो जीडीपी इज स्टिल राइजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। अब बच्चे अक्सर क्या समझते हैं, जो गलती मैंने कॉमनली देखी है वो ये देखी है कि जब पॉजिटिव रेट कम हो रहा होता है ना, जब पॉजिटिव रेट कम हो रहा होता है तो मुझे सिंपल सीधा जवाब आता है कि सर जीडीपी गिर रहा है। भाई क्यों गिर रहा है? बढ़ अभी भी रहा है, कम रेट से बढ़ रहा है, फर्क है। और जिधर तुम्हारा रेट नेगेटिव हो गया, जिधर तुम्हारा रेट नेगेटिव हो गया वहां पर तुम्हारा जीडीपी हो जाएगा फॉल। सीधी साफ बात। सही है। जिधर रेट नेगेटिव उधर फॉल। अगर तुम अब यहाँ पर नोटिस करो एक चीज को, तो मुझे ये चीज बताओ, जो ईयर 1 है, ईयर 1 में मेरा ग्रोथ रेट कितना है? +5%। तो अच्छी बात है। जीडीपी 5% से बढ़ रहा है, तो बढ़ना शुरू हुआ है जीडीपी, अभी तो बढ़ना शुरू हुआ है। फिर दूसरे साल में अगर तुम देखो तो मेरा जीडीपी +3%, तो 3% से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, पर 3% से बढ़ रहा है, पहले 5% से बढ़ रहा था। फिर तुम ईयर 3 देखो, ईयर 3 में जीडीपी अभी भी बढ़ रहा है, बट इस बार कितने से बढ़ रहा है? +1%। बढ़ तो अभी भी रहा है ना भाई, बढ़ तो अभी भी रहा है। फिर जब तुम ईयर 4 देखोगे ना, तो ईयर 4 में थोड़ा उल्टी कहानी हो गई है, -1% हो गया। इसका मतलब 1% से जीडीपी अब गिरना शुरू हो गया। और ईयर 5 में फिर तुम देखो तो मेरा जीडीपी वापस +2% से बढ़ रहा है। इस तरह तुम्हें ग्राफ को रीड करना है। सही है। अब ये कह रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम। अब एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, गौर से सुनना। अच्छा, पहला ऑप्शन, आउटपुट फेल थ्रू आउट द पीरियड। कैसा हो रहा है? जीडीपी इज आउटपुट, पता है ना आपको ये। आउटपुट फेल थ्रू आउट द पीरियड, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? क्या पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी। सही, देखो मेजॉरिटी ने बता दिया नहीं हो सकता, तो पहली बात नो कर दो, डायरेक्ट नो। सही है। आउटपुट वाज एट इट्स हाईएस्ट इन ईयर 1। क्या आउटपुट सबसे हाईएस्ट पे था ईयर 1 में? क्या ईयर 1 में आउटपुट सबसे हाईएस्ट था या बढ़ना शुरू हुआ था? हाईएस्ट नहीं था, नहीं था, ये तो यही तो मसला है। परसेंटेज हाईएस्ट था, आउटपुट थोड़ी हाईएस्ट था। परसेंटेज सबसे ज्यादा था, मतलब ये तो बढ़ना शुरू हुआ है। ईयर 1 में तो 5, हाईएस्ट बताऊं किधर होगा? हाईएस्ट सबसे आखिरी साल में होता है, क्योंकि थ्रू आउट द पिछले सालों में वो बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो हाईएस्ट किधर होगा? साल आखिरी साल में होगा, सबसे आखिरी साल। तो ग्रोथ रेट हाईएस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी भी हाईएस्ट हो जाएगा। देखो रेट में और अमाउंट में फर्क होता है, डॉलर वैल्यू में और परसेंटेज में फर्क है। परसेंटेज हाईएस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि डॉलर वैल्यू भी हाईएस्ट होगी, तो ये नहीं हो सकता। नो। ये देखो, तुम्हें रेट और डॉलर का फर्क पता होना चाहिए। आउटपुट वॉज एट इट्स हाईएस्ट इन ईयर 5। क्या मानते हो इस चीज को? पहले 5% से बढ़ा, फिर 3% से बढ़ा, फिर 1% से बढ़ा, टोटल 9% की ग्रोथ आई। 9% की ग्रोथ आई, फिर 1% से गिर गया 8%, फिर वापस 2% से बढ़ गया 10%। अब पिछले सालों में 10% से बढ़ा है, तो हाईएस्ट आउटपुट किधर होगा? ईयर 5 में ही होगा ना भाई। अगर तुम क्यूमुलेटिव देखो, क्यूमुलेटिव देखो तो सबसे हाईएस्ट आउटपुट कंबाइंड किधर होगा? ईयर 5 में होगा। तो आखिरी साल सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये भंडा पेपर में नहीं मारना कभी भी कि परसेंटेज हाईएस्ट हो तो तुम उसको भी हाईएस्ट कर दोगे। तो 19 का आंसर विल बी सी। आउटपुट वाज एट इट्स लोवेस्ट इन ईयर 4। आउटपुट सबसे लोवेस्ट किधर था? चलो ये बता दो, आउटपुट सबसे लोवेस्ट किधर था? कौन से साल में था ये बता दो। आउटपुट सबसे लोवेस्ट किधर था? देखो वही बात है, वापस परसेंटेज से बता रहे हो। अबे भाई, हाँ ईयर 1 था।
मेजॉरिटी ऑफ ईयर 1 कह रहे हैं, आउटपुट लोएस्ट ईयर 1 था। समझ आया? दिमाग लड़ाओ थोड़ा, संग लग गया दिमाग के P2 के बाद। क्वेश्चन 19 का आंसर होगा सी। क्लियर है? परसेंटेज से नहीं देखते, पढ़ना स्टार्ट इधर हुआ है, पूरा बयान दिया है अभी पीछे। ये 19 का आंसर विल बी सी। क्लियर है? ठीक है, फिर मैं 12 सॉल्व करो फिलहाल। क्वेश्चन 20, an individual decides to employ a professional decorator rather than buying the materials and decorating her house herself. तो एक इंडिविजुअल है जिसने एक प्रोफेशनल डेकोरेटर को हायर किया rather than buying the materials and decorating her house herself। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपना घर खुद सजा लूं, या तो मैं एक डेकोरेटर को हायर करके उसको पैसे दूं और वो मेरा घर सजाए। तो दो ऑप्शन थे, तो मैंने क्या करा, मैंने एम्प्लॉय कर लिया बंदे को, उसने मेरा काम कर दिया। तो व्हाई वुड दिस डिसीजन कॉज द जीडीपी टू राइज? भाई ऑब्वियसली, क्योंकि जब तुम डेकोरेटर को पैसे दोगे तो डेकोरेटर की इनकम बनेगी, इनकम बनेगी तो जीडीपी में ऐड होगा ना, क्योंकि वो तुम्हें रिटर्न में सर्विस दे रहा है। तुम उसको पैसे दे रहे हो, वो तुम्हें रिटर्न में सर्विस दे रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, तो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। द एक्टिविटी वुड बी रिकॉर्डेड एज इनकम फॉर द डेकोरेटर। तो ए इज द राइट आंसर। द इंडिविजुअल वुड हैव मोर लेजर टाइम। इसका क्या लेना देना है जीडीपी से? मतलब जीडीपी क्यों बढ़ेगा लेजर टाइम? मतलब ये क्या है, लेजर टाइम में तो फारिग ही बैठेगा ना, उसे जीडीपी का क्या होगा? सही है। द प्रोफेशनल डेकोरेटर कैन परचेज मटेरियल्स एट अ डिस्काउंट। अगेन जीडीपी से कोई लेना देना नहीं, अजीब सी स्टेटमेंट है। द प्रोफेशनल डेकोरेटर वुड वर्क लेस एफिशिएंटली देन द इंडिविजुअल। इसका भी कोई रेलेवेंट इतना कनेक्शन नहीं आ रहा। तो ए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यहाँ पे। अगर एक बच्चा ये ऑप्शन गलत करता भी है, ये सवाल गलत भी करता है, तो उसकी वजह यही होगी कि उसने या तो ओवर थिंकिंग करी है या तो उसने पढ़ा नहीं है। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए ऐसी कौन सी चीजें जीडीपी को कंट्रीब्यूट, मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ एक चीज जीडीपी में नहीं आती जो कि अनअर्न्ड इनकम होती है। जितनी भी अनअर्न्ड इनकम है और हिडन इकोनॉमी की चीजें जो हैं वो जीडीपी में नहीं आती, वो रिकॉर्ड ही नहीं होती। अनअर्न्ड इनकम क्यों नहीं होती? वो नॉर्मली ट्रांसफर पेमेंट होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पेंशन, ये सारी चीजें, ये सब जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती। और ऐसे बहुत एमसीक्यू आपको मिलेंगे आगे, ठीक है, तो हम देख लेंगे वो जब आएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेफिनेशन उसके फॉर्मूले से ही निकलती है। तो क्या फॉर्मूला है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? द बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस पेड बाय द गवर्नमेंट टू पीपल विदाउट अ जॉब, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है। द नंबर ऑफ पीपल विदाउट अ जॉब बट सीकिंग अ जॉब एज अ परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स। बिल्कुल, तो अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन ही ये होती है कि पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दे आर एक्टिवली सीकिंग वर्क बट आर विदाउट जॉब्स, डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स। का मतलब यही है लेबर फोर्स का कितना हिस्सा, क्योंकि लेबर फोर्स में अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, एम्प्लॉयड भी होते हैं। the rate of change in the number of people who have not worked over the last year, नहीं, the rate, the total number of people not working when the data was calculated, नहीं। तो 21 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ये आसान एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन? सही है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन? तो अ रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। तो पहली चीज एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, हमेशा इन सवालों में काम आती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो रिडक्शन इन एक्सपोर्ट, एक्स कम होगा तो एक्स कम होगा तो इससे तो एडी कम हो जाएगा, एडी कम हो जाएगा तो एडी से तो प्राइस लेवल उल्टा कम होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, डिमांड पर इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, तो ए तो आंसर नहीं होगा। रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी कम हो रहा है तो वापस वही बात है, एडी कम होगा, एडी कम होगा तो इससे भी प्राइस लेवल कम होगा, तो इससे भी महंगाई कंट्रोल हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एडी कम होगा, वापस वही चीज होगी, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर क्या आंसर होगा? डी। एन इंक्रीज इन द ट्रेड यूनियन पावर, ट्रेड यूनियन पावर बढ़ जाएगी तो वो बार्गेनिंग इनकी स्ट्रांग हो जाएगी, ये जाके एम्प्लॉयर को बोलेंगे हमारे वर्कर के पैसे बढ़ा, जब वो पैसे बढ़ाएगा, बढ़ानी पड़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो वो एग्रीगेट सप्लाई कम करेगा, एग्रीगेट सप्लाई कम करेगा तो इसकी वजह से इकोनॉमी में शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज की वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टेज, या तो एडी के बढ़ने से आती है दैट इज डिमांड पुट इन्फ्लेशन, या तो एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से आती है दैट इज कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन। सही है, तो टॉपिक्स पक्के होंगे तो इतने आसान टॉपिक वाले एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं होंगे। ये तो 22 का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल शोज चेंजेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। सही है,
तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है जीडीपी का इंक्रीज होना है, इन्फ्लेशन भी आपको पता है प्राइस लेवल का इंक्रीज होना, विच चेंजेस आर लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब फॉल होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लाजमी तौर पे। सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब फॉल होगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल होने का मतलब क्या है कि जीडीपी कम हो रहा है। सही है। जीडीपी क्या हो रहा है? कम। जीडीपी कम होने का रीजन क्या हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड का फॉल होना। तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होती है तो कंट्री में प्रोडक्शन कम होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन, जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी में ग्रोथ कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। सही है। तो यहाँ पर महंगाई भी कम होगी, फॉलिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको ये चीज याद होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है किसके साथ? इन्फ्लेशन के साथ और प्राइस स्टेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इसके पीछे लॉजिक वही आ रही है, पर इस लॉजिक पे और मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करने के सवाल को जरूरत नहीं है, आप जनरली भी कर सकते हो। सही है। तो 23 का आंसर ए होगा, इतना सोचने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है इसमें। सही है। क्वेश्चन नंबर 24, the table shows the percentage changes in earnings and consumer prices for 4 countries in 1 year. Which country is likely to have experienced the greatest increase in the real income during the year? Real income का फॉर्मूला याद है? रियल इनकम क्या होती है? देखो रियल का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तो रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रियल इनकम का फॉर्मूला होता है नॉमिनल इनकम, जो कि एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन नहीं होती। अच्छा, नॉमिनल इनकम को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? मनी इनकम। नॉमिनल इनकम जो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड नहीं होती, माइनस इसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, तो इन्फ्लेशन माइनस करते हैं नॉमिनल से। तो जब तुम नॉमिनल इनकम में से इन्फ्लेशन को माइनस करते हो तो तुम्हें तुम्हारी असल औकात पता चल जाती है, असल परचेजिंग पावर पता चल जाती है। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ये जो अर्निंग्स हैं, ये अर्निंग्स मेरी नॉमिनल इनकम है और ये मेरी इन्फ्लेशन है। सही है। मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों को करूंगा माइनस। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा रियल इनकम, मेरे पास क्या आ जाएगा? रियल इनकम आ जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली हेड हो जाएगा रियल इनकम का। माइनस करूंगा तो इक्वल्स टू रियल इनकम। तो देखो, जब मैं प्लस 6.5 को माइनस करूंगा प्लस 3.5 से, तो मेरे पास आंसर ही आएगा +3। ऐसा ही है। जब मैं +4 को माइनस करूंगा +4 से, मेरे पास यहाँ पर आंसर आएगा 0। जब मैं +4 को माइनस करूंगा -5 से, मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा +5। और जब मैं +6.5 को माइनस करूंगा 2 से, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा +8.5। तो मेरी रियल इनकम में सबसे बड़ा इंक्रीज किधर आ रहा है? मेरी रियल इनकम में सबसे बड़ा इंक्रीज किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। क्योंकि एक तो प्राइस कम हो रही है, उससे भी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। दूसरा, अर्निंग बढ़ रही है, उससे भी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो रियल इनकम का सबसे बड़ा इंक्रीज, ग्रेटेस्ट इंक्रीज जो आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन डी में। तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर डी होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है। सही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारी इकोनॉमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है। इसमें 3 चीजें आती हैं, अगर आपको याद हो। रियल जीएनपी पर हेड, अब इसको जीएनआई बोलते हैं, पर जीएनपी भी बोल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जीडीपी लेते थे, अब जीएनपी लेते हैं। अच्छा, जीएनपी क्या होता था? जब आप जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते थे या नेट रेमिटेंसेस को माइनस करते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू के लिए पता होना लाजमी है। दूसरी चीज जो यहाँ पर ये देखता है ना, वो क्या देखता है? हेल्थ केयर। और आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर में क्या देखता है। हेल्थ केयर में ये देखता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सही है। और तीसरी चीज जो ये यहाँ पर देखता है ना, ये देखता है एजुकेशन। और एजुकेशन में क्या देखता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखता है एक्सपेक्टेड एंड मीन years ऑफ स्कूलिंग। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी आता है। तो आंसर क्या होगा? नो, यस, ये तो नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ये रहा, नो, यस, यस, सी आंसर होगा। तो ये 25 का आंसर क्या होगा? सी। तो ये भी एक आसान एमसीक्यू था, अगर आपकी थ्योरी पक्की है तो आप ये कर लोगे। ठीक है। खाली आपको पता होने चाहिए इंडिकेटर्स एचडीआई में क्या होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, a fall in the level of absolute poverty can be best achieved by reducing, fall करना है ना absolute poverty. Absolute poverty क्या होती थी? When you can not even afford basic necessities. जब आप basic necessities को भी afford नहीं कर सकते, तब आप होते हो, आप $1 से भी कम कमा रहे हो डेली बेसिस पे, आप बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रोटी कपड़ा मकान भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ये कैसे कम होगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी? तुम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को कम करोगे, इससे पॉवर्टी उल्टा बढ़ जाएगी, ये तो मसला खराब होगा, ये तो वर्सन होगा सिनेरियो। इनकम टैक्स को कम कर दोगे तो इनकम टैक्स से पॉवर्टी कम नहीं होगी, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो इनकम टैक्स पे ही नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो इनकम के टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं है, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं ना, टैक्स ब्रैकेट शुरू होता है 50,000 से पाकिस्तान में। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है जो बंदा रोटी भी नहीं खा सक रहा है, वो 50,000 रुपये कमाता होगा। द नंबर ऑफ होमलेस पीपल को कम कर दो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है ये। इन्फ्लेशन को तुम कम करोगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के चांसेस कम है, रिलेटिव पॉवर्टी कम होने के ज्यादा चांसेस हैं। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सबसे बड़ा मसला ये है कि बेसिक नेसेसिटी भी बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। और ये नॉर्मली बताऊं कौन लोग होते हैं? जो रोड पे घूम रहे होते हैं, जिनके पास घर भी नहीं होता रहने को, जो उनके पास घर नहीं होता रहने को, जो रोड पे ऐसे सो रहे होते हैं फुटपाथ वगैरह पे, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के शिकार होते हैं, जो होमलेस लोग होते हैं। तुम होमलेस पीपल को कम कर दो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम हो जाएगी। ये बाकी जितने भी मेजर्स होते हैं ना, ये इन्फ्लेशन को कम कर दिया, इवन फिस्कल पॉलिसी भी जब आप लगाते हो, आप रिलेटिव पॉवर्टी को टारगेट कर रहे होते हो। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जब आप बेसिक नेसेसिटी तो अफोर्ड कर सकते हो, पर उसके ऊपर आप कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। सही है, तो 26 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 20, होमलेस पीपल कैसे कम करोगे? वही बात है, गवर्नमेंट को ही स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेंडिंग, इसी तरह उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, यही तरीका है। उनको बेसिक नेसेसिटी खुद प्रोवाइड करो, उनको जॉब्स दो। The table shows some details from a country's balance of payment. The country has no secondary income. सही है। तो basically what is the country's balance on its current account? Current account क्या क्या होता था आपको याद होगा? Current account क्या होता था? Trade in goods TIG plus trade in services TIS plus primary income plus secondary income। ठीक है, इसने बोला हुआ है कि द कंट्री हैज नो सेकेंडरी इनकम, इसने बोला हुआ है द कंट्री हैज नो सेकेंडरी इनकम्स। तो कैसे निकालूंगा? सबको ऐड कर दूंगा। ये देखो, ये ट्रेड इन गुड्स है, तो ट्रेड इन गुड्स कितना आ रहा है? कैसे निकालते हैं ट्रेड इन गुड्स? एक्स माइनस एम। तो क्या करोगे? एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को माइनस कर दोगे इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर से, तो कितना आ रहा है? एक्स माइनस एम, -70 आ रहा है, -70 आ रहा है। फिर ट्रेड इन सर्विसेज निकालो, ट्रेड इन सर्विसेज भी ऐसे निकलता है, एक्स माइनस एम। तो क्या निकालोगे? ट्रेड इन सर्विसेज +50 आ रहा है, और ये नेट प्राइमरी इनकम तो वैसे ही मुझे इसने -40 दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल क्या आंसर आ रहा है आपके पास? बता दो जरा। -70 और -40 कितने होते हैं? -110। और -110 में जब आप 50 को ऐड कर दोगे तो कितना होगा? -60। तो यहाँ पर अच्छा, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब क्या होता है? डेफिसिट। तो आप बोलोगे अ डेफिसिट ऑफ 60 मिलियन ऑन द करंट अकाउंट, ये आंसर होगा इसका। अ डेफिसिट ऑफ $60 मिलियन ऑन द करंट अकाउंट। बिल्कुल, डेफिसिट का मतलब क्या होता था? डेफिसिट का मतलब होता था जब आउटफ्लोज एक्सीड करते हैं इनफ्लोज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वियतनामीज कंपनीज बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक सर्विस है, पहली बात, फ्रॉम कंपनीज इन द यूएस। सही है, वियतनाम की कंपनीज यूएस की कंपनीज से इंश्योरेंस खरीद रही है, इसका मतलब वियतनाम से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, वियतनाम से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, और ये पैसा आउटफ्लो हो रहा है तो इनफ्लो किस में होगा? यूएस के अंदर होगा। हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन वियतनाम बैलेंस ऑफ पेमेंट? मैंने आपको यही बोला था, जब भी एक कंट्री से आउटफ्लो होता है, जब भी एक कंट्री से आउटफ्लो होता है, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड विद अ नेगेटिव साइन। सही है, इट इज रिकॉर्डेड विद अ डेबिट और नेगेटिव साइन होती है। डेबिट क्यों? क्योंकि एक्सपेंस का नेचर, आउटफ्लो का नेचर डेबिट होता है और इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, वही अकाउंटिंग की थ्योरी लग रही है यहाँ पर। और क्योंकि आउटफ्लो हुआ है तो नेगेटिव साइन के साथ रिकॉर्ड होता है। सही है, तो पहली बात, आउटफ्लो डेबिट होता है और इनफ्लो क्रेडिट होता है। तो आउटफ्लो पहली बार डेबिट है, तो डेबिट डेबिट। और क्योंकि ये ट्रेड इन सर्विसेज है, ये सर्विस की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। समझ आया? क्लियर है? बिल्कुल।
ये याद रखना हमेशा, आउटफ्लो इज डेबिट, इनफ्लो इज क्रेडिट। व्हाट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स कॉल्ड। तो डंपिंग क्या होता है, जब एक कंपनी बिलो कॉस्ट, जब एक कंट्री बिलो कॉस्ट अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में जाके बेचती है और वहां पर डोमेस्टिक कंपटीशन को खत्म कर देती है। कोटा इज अ फिजिकल लिमिट, यही ऑप्शन में बोल रहा है ये, फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्ट्स। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स इज कॉल्ड कोटा। सब्सिडी वो होती है जब आप एक्सपोर्ट को सस्ता करते हो, और टैरिफ क्या होता है जब आप इंपोर्ट को महंगा कर देते हो, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स बेसिकली। सही है, इंपोर्ट टैरिफ ही होता है नॉर्मली, और सब्सिडी आप नॉर्मली एक्सपोर्ट पे देते हो, डंपिंग तो अलग ही सीन हो। सही है, तो 29 का आंसर भी है। और लास्ट यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू नंबर 30, which combination of factors would attract a multinational company producing smartphones to operate in a low income country। तो which combination of factors would attract a multinational producing smartphones। तो multinational सिर्फ उसी कंट्री में आएंगे जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी पहली बार, लो कॉर्पोरेशन टैक्स भी उनको एनकरेज करेगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कर उनको एनकरेज नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट लॉज उनको एनकरेज नहीं करेगा। तो पहली बार सी और डी को काट दो, अब ऑप्शन या तो ए है या तो बी है। सही है, तो द सप्लाई ऑफ चीप लेबर बिल्कुल एनकरेज करेगा, द कंपेरेटिव लोकल मार्केट एनकरेज नहीं करेगी। तो फिर आंसर इस हिसाब से क्या हो गया, ए हो गया। देखो इस तरह आपको सारे ऑप्शन रीड करने हैं और बेस्ट वाला चूज करना है। ये बेस्ट वाला ऑप्शन ये था यहाँ पे। कोई मसला है यहाँ तक, कोई भी सवाल कुछ भी तो बताओ। इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड जरा देख लेना, 2 मिनट मुझे दे दो, सर्च कर लूँ मैं कौन सा पेपर है, नवंबर 22। अच्छा, इसका ग्रेड थ्रेशोल्ड जो है P12 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो 21 आउट ऑफ 30 पे ये ए दे रहा है, 17 आउट ऑफ 30 पे ये बी दे रहा है, और 13 आउट ऑफ 30 पे ये सी दे रहा है, और 12 आउट ऑफ 30 पे ये डी दे रहा है, और 11 जो कि अगर आ गया तो आपका सर फाड़ दूंगा मैं, उस पर ये ई दे रहा है। तो ये तो अगर मैं जनरली आपसे बात करूं तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे जो है ना वो एटलीस्ट 26 चाहिए, एटलीस्ट 26। मैं तो हमेशा बोलूंगा 30 का टारगेट रखो, बट एटलीस्ट 26। ए स्टार चाहिए ना तो एटलीस्ट 28। ये आपका टारगेट होना चाहिए, और ये अचीवेबल है, ये अचीवेबल टारगेट है।